हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीसीसी नवीन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लानिंग की प्रोसेस और कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान। ओके, तो चलिए आइए बिना देरी किए हम लोग देख लेते हैं कि प्लानिंग प्रोसेस आखिरकार क्या होती है। ओके, प्लानिंग प्रोसेस। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए की एक प्रोसेस होती है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में हमें कुछ भी काम करना हो उसके लिए भी एक प्रोसेस होती है। प्लानिंग के लिए भी एक प्रोसेस होती होगी। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन किसी भी काम के लिए या किसी भी अपने गोल को अचीव करने के लिए कोई प्लानिंग करती है, तो वो प्लानिंग किस तरीके से की जाती है, उस प्लानिंग को करने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, आज हम इसी को समझते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप होता है सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई प्लानिंग, किसी भी काम के लिए अगर प्लानिंग करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें सोचना होता है कि भाई हम काम किस चीज के लिए कर रहे हैं, यानी इस काम को करने का हमारा ऑब्जेक्टिव पहले डिटरमाइन हो जाना चाहिए। प्लानिंग प्रोसेस का सबसे पहला जो स्टेप है वो है सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी पॉलिसी हैं, जितने भी प्रोसीजर हैं, जितने भी मेथड हैं, वो सारे के सारे किस लिए बनाए जाते हैं? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इसलिए मैनेजर को क्लियरली पता होना चाहिए कि भाई कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। उसके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि भाई किन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसे प्लानिंग करनी है। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। सिंपल, एक ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग करनी है सो सबसे पहले उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट करने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद ही वो क्या करेगा, प्लानिंग का काम शुरू करेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप इज डेवलपिंग प्रेमिसेस। अब इस प्रेमिसेस को समझ लेते हैं। प्रेमिसेस का मतलब क्या है? प्रेमिसेस रेफर्स टू मेकिंग अजम्पशन रिगार्डिंग फ्यूचर, यानी फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हुए जब भी मैनेजर या कोई भी जो प्लानिंग कर रहा है वो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कुछ अजम्पशन लेता है, तो उन्हीं अजम्पशंस को हम बोलते हैं प्रेमिसेस। Premises are the base on which plans are made, यानी premises यानी वो assumption ही हमारे लिए बेस का काम करती हैं जिनके ऊपर हम क्या बनाएंगे, प्लान बनाएंगे। ये देखा जाए तो ये एक तरीके की फोरकास्टिंग होती है, एक तरीके का पूर्वानुमान होता है जो बेस्ड होता है हमारे पास्ट इंफॉर्मेशन पर, पास्ट एक्सपीरियंस पर। जो हमारा जितना भी हमारा मैनेजमेंट होता है, जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी होता है, वो क्या करते हैं, वो प्लानिंग करने के लिए कुछ अजम्पशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ये तो अब प्रोडक्ट लॉन्च करना तो आपका हो गया ऑब्जेक्टिव। अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए ना कि भाई जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होगी या हमारे कंपटीटर की क्या पॉलिसी होगी। उन बातों को कुछ आप एंटीसिपेट तो करोगे, उन बातों के लिए आप कुछ अजम्पशन तो लोगे। सो प्लानिंग प्रोसेस का सेकंड स्टेप यही है, यू हैव टू टेक सम अजम्पशन। इसी को क्या बोलते हैं हम? प्रीमिसेस। सो सेकंड स्टेप क्या हुआ? डेवलपिंग प्रीमिसेस। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस का वो है लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। मान लीजिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, हम इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई लॉकडाउन में कंपनियां जो हैं वो अपनी कार की सेल को बढ़ाना चाहती हैं। ये उनका क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव हो गया। इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी एनालाइज कर लिया, कंपटीटर की पॉलिसी के बारे में भी कुछ ना कुछ अजम्पशन ले ली। अब उनके सामने देखिए कितने सारे ऑप्शन उन लोगों को अब
हैं उनके सामने, यानी अब वो अल्टरनेटिव सर्च करेंगे कि भाई किस तरीके से हम अपनी कंपनी की सेल को बढ़ा सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम कार के साथ फ्री एक्सेसरीज ऑफर करें, पहला अल्टरनेटिव। दूसरा हो गया हम कार बेचने पर फ्री सर्विस प्रोवाइड करें। दो ऑप्शन हो गए, दो अल्टरनेटिव हो गए। इसके अलावा डिस्काउंट दें ज्यादा से ज्यादा, तीन अल्टरनेटिव हो गए। उसके बाद हम ये भी सोच सकते हैं कि भाई हम फाइनेंस में उन्हें 0% फाइनेंस करना शुरू कर देते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो यानी कंपनी के सामने देखा जाए तो चार अल्टरनेटिव आ गए। सो प्लानिंग प्रोसेस का थर्ड स्टेप यही है कि कंपनी को क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, उसे डिफरेंट अल्टरनेटिव को सर्च करना है, उसे लिस्टिंग करनी है किसकी, वेरियस अल्टरनेटिव की। जितने भी मार्केट में अल्टरनेटिव अवेलेबल होंगे उनकी लिस्टिंग करेगी, सो दैट कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। अब जैसे ही कंपनी ने डिफरेंट टाइप के अल्टरनेटिव देख लिए, अब क्या करेगी कंपनी, अब क्या करेगी ऑर्गेनाइजेशन, अब वो अपने सारे अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करेगी, सबके लूपहोल्स देखेगी, सबकी जो भी फायदा होने वाला है उन प्लान से वो देखेगी, यानी सबकी लिमिटेशंस और सबकी एडवांटेजेस को इवैल्यूएट करेगी। और इवैल्यूएट करने के बाद उसमें से वो प्लान जो सबसे बेस्ट होगा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस प्लान को क्या करेगी, उस अल्टरनेटिव को कंपनी क्या करेगी, सेलेक्ट करेगी। सो सबसे पहले कंपनी ने क्या किया, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट कर लिया, फिर कंपनी ने कुछ अजम्पशन ले ली, देन कंपनी क्या करेगी, थर्ड स्टेप क्या होगा, वो वेरियस अल्टरनेटिव को सर्च करेगी, फिर उन सारे अल्टरनेटिव को क्या करेगी, इवैल्यूएट करेगी, देन उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव का कंपनी क्या करेगी, ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, सिलेक्शन करेगी। चलिए, बेस्ट अल्टरनेटिव कंपनी ने सिलेक्ट कर लिया। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था अभी कि कार बेचनी है कंपनी को, ये उसका ऑब्जेक्टिव हो गया। इसके लिए उन्होंने कंपटीटर की पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी को एनालाइज कर लिया। अब उन्होंने वेरियस अल्टरनेटिव ढूंढे और उनमें से जितने भी अल्टरनेटिव थे उन सबको इवैल्यूएट करने के बाद सबसे बेस्ट वाला ऑप्शन उन लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। चलिए भाई, अब तो अल्टरनेटिव भी मिल गया बेस्ट। अब क्या करेंगे, ये जो बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट किया है, जो बेस्ट प्लान उन्होंने सेलेक्ट किया है, अब इस प्लान को उन्हें क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। अब ये देखेगी कंपनी कि इस प्लान को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। वो कुछ भी तरीका हो सकता है भाई, कंपनी जितने भी उसके पैकेजेस थे, जो सर्विस कूपन वगैरह बांटे, या जो भी उसने प्लान सेट किया है, उस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए कंपनी क्या करेगी, अब जो भी इसको करना है, यानी कंपनी की, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि भाई मान लीजिए कंपनी ने सोचा कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हम फ्री सर्विस दिया करेंगे अपनी कार पर। तो ये प्लान उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, बेस्ट प्लान उन्होंने मान लिया। तो अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कंपनी क्या करेगी, कंपनी सर्विस कूपन बांटने शुरू करेगी, अपने जितने भी उनके डीलर हैं या जहां पर गाड़ियों की सर्विस होती है उनके बारे में उन लोगों को इन्फॉर्म करेगी, और जैसे ही किसी को प्रॉब्लम आएगी तो वो अपनी कार को वहां पर लेकर के जाएगा और कस्टमर के साथ अच्छे से डीलिंग कर ली जाएगी। सो इस तरीके से कंपनी क्या कर पाएगी, अपना प्लान इंप्लीमेंट कर पाएगी। फिर क्या करेगी कंपनी, कंपनी को लास्ट में क्या करना है, कंपनी को एक अपनी अलग टीम बना देनी है जो कि ये देख सके कि जो प्लान हमने बनाया है, जो प्लानिंग हमने की है, जिसके लिए हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए, प्रेमिसेस डेवलप की, अल्टरनेटिव को सर्च किया, इवैल्यूएट किया, बेस्ट अल्टरनेटिव को उसमें से सेलेक्ट कर लिया और अपने प्लान को इंप्लीमेंट कर दिया, वो प्लान रियल में फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए कंपनी एक टीम भी बना देती है। सो ये क्या है, कंपनी के प्लानिंग की प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन के प्लानिंग की प्रोसेस। सिंपल स्टेप्स हैं इसमें। नंबर 1 क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव सेट करना। नंबर 2 क्या हुआ, प्रेमिसेस को डेवलप करना यानी अजम्पशन लेना। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव की लिस्टिंग करना, सर्च करना उनको। फिर
इवैल्यूएट करना डिफरेंट अल्टरनेटिव को, उनमें से किसी बेस्ट को सेलेक्ट करना और फिर उसको अप्लाई कर देना, इंप्लीमेंट कर देना ऑर्गेनाइजेशन में, और लास्ट में फॉलो अप देखना कि भाई वो फॉलो रियल में हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लानिंग प्रोसेस। ओके, चलिए अब हम देखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्लान भी बनाए जाते हैं। वो प्लान क्या होते हैं? देखिए, प्लान बेसिकली है क्या? प्लान एक आउटलाइन होती है किसकी? ऑर्गेनाइजेशन के गोल की। ऑर्गेनाइजेशन को क्या गोल अचीव करने हैं, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? एक डॉक्यूमेंट बना लेती है और उस डॉक्यूमेंट में कंपनी आउटलाइन कर लेती है, यानी अंडरलाइन कर लेती है, यानी देख लेती है कि भाई क्या क्या उन्होंने ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव से ही रिलेटेड होता है हमारा अपना प्लान। तो प्लान क्या है? एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो क्या बताता है ऑर्गेनाइजेशन को? जो ये बताता है ऑर्गेनाइजेशन को कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, कौन से गोल उनको मीट आउट करने हैं, कौन से गोल उनको कंप्लीट या फुलफिल करने हैं। सो प्लान क्या है? प्लान इज ए डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। ओके, अब प्लान जो होते हैं, प्लान दो टाइप के होते हैं। पहला सिंगल यूज प्लान, ऐसे प्लान जो आप एक बार यूज करोगे और वो खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लीजिए आज कहीं शादी में जाना है दोस्तों के साथ, तो आप दोस्तों के साथ मिलकर के आज के लिए प्लान बनाओगे। ये प्लान आज के आज खत्म हो जाएगा, कल थोड़ी आप दोबारा जाओगे उसी शादी में। शादी तो लोगों की एक ही बार होती है, तो उनकी शादी में जाने के लिए आप दोस्तों के साथ मिलकर के एक प्लान बनाओगे, वो उसी दिन चलेगा। ऐसे प्लान को हम क्या बोलते हैं? सिंगल यूज प्लान, जो कि एक ही बार यूज होते हैं। क्या फीचर है इसकी? सिंगल प्लान सिर्फ एक ही बार यूज हो पाते हैं, ठीक है, और ये कोई स्पेसिफिक सिचुएशन होती है उसी को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज डिस्कार्डेड व्हेन सिचुएशन ओवर। भाई ये स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए बनाए जाते हैं, तो जैसे ही वो सिचुएशन खत्म हो जाएगी, ये प्लान भी क्या हो जाएगा? हमारा फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट इज आगे अगली बार कोई नई प्रॉब्लम आएगी, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन आएगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अलग से प्लान बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें दिया हुआ है बजट। भाई बजट हर साल अलग आता है, यानी बजट क्या है? एक सिंगल यूज प्लान है। नेक्स्ट इज स्टैंडिंग प्लान, ऐसे प्लान जो ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जिनको वो बार बार यूज कर सकती है, ऐसे प्लान को हम बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान। फॉर एग्जाम्पल, टाइम टेबल एक बार बना लिया, पूरे साल उसी को फॉलो किया जाता है। सो टाइम टेबल क्या है? एक स्टैंडिंग प्लान। फीचर क्या है इनकी? ये रिकरिंग नेचर के होते हैं, यानी इनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। स्टेबल होते हैं, एक बार बना लिया फिर ये स्टेबल है, आप बार बार इनको यूज कर सकते हो, इनको दोबारा बदलने की हमें इतनी जल्दी जरूरत नहीं पड़ती। ये कंपनी के लिए, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए गाइडलाइंस के रूप में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी की पॉलिसी, कंपनी के रूल एक बार बना दिए, वो सालों साल वही रूल रहते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट एक बार डिसाइड कर दिया, वही कोड ऑफ कंडक्ट पूरे साल फॉलो किया जाता है। सो ये होते हैं आपके सिंगल यूज और स्टैंडिंग यूज प्लान। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के प्लान या फिर कॉमन प्लान। इनमें सबसे पहले आता है आपका ऑब्जेक्टिव। क्या आता है सबसे पहले? आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, ना तो सिंगल प्लान होता, सिंगल यूज प्लान होता, ना ये स्टैंडिंग प्लान होता, ये अलग चीज है, ये तो गोल है। सो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव इज डिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन। ये डिटरमाइन करना कि भाई क्या करना है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल। अरे भाई, आप जो प्लानिंग करते हो वो किसके लिए करते हो? अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सो ऑब्जेक्टिव इज द एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग। जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हो, आपको पता चल जाता है कि भाई मुझे अब क्या प्लानिंग करनी है और मुझे सारी एक्टिविटी को किस तरीके से परफॉर्म करना है। सो ऑब्जेक्टिव
आपको गाइड करते हैं, गाइडेंस देते हैं सभी एक्टिविटी को करने के लिए। नेक्स्ट इज डिफाइन फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर। ये इसको देखने से ही, ऑब्जेक्टिव को देखने से ही पता चल जाता है कि भाई फ्यूचर में कंपनी क्या करने वाली है। अब ऑब्जेक्टिव बनाएगा कौन? तो ऑब्जेक्टिव बनाता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का टॉप लेवल। नेक्स्ट प्लान है हमारा, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी भी ना तो सिंगल होता और ना ही स्टैंडिंग होता। हर प्रॉब्लम के लिए अलग स्ट्रेटेजी भी बनाई जा सकती है और उस स्ट्रेटेजी को बार बार फॉलो भी किया जा सकता है। तो इसलिए हम ना तो इसको सिंगल बोलते और ना ही इसको स्टैंडिंग बोलते। इसको बनाता कौन है? इसको बनाने वाला भी कौन होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब ये स्ट्रेटेजी है क्या? ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, एक बहुत बड़ा प्लान होता है, सो दैट वी कैन अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखिए, मान लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कोई गोल रखा गया, उस गोल को कैसे हम लोग अचीव करेंगे, उस गोल को अचीव करने के लिए फर्दर और क्या क्या काम करने होंगे, किसके साथ कॉन्टैक्ट्स करना होगा, कहां से सामान लाना होगा, यानी एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फिर से बनाया जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी, हम देखिए, जो स्ट्रेटेजी होती है ये हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ब्लूप्रिंट है बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये क्या है? एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है, जो आपको बताएगा कि भाई आपके लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव कैसे पूरे होंगे, कोई पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन इसके लिए करना है क्या, और अपने रिसोर्सेज को हमें किस तरीके से अप्लाई करना है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। ओके, इसके फीचर्स देख लेते हैं। स्ट्रेटेजी एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन को बताता है, बिजनेस को बताता है कि भाई उसको किस किस तरीके से काम करना है। ओके, स्ट्रेटेजी जब भी बनाता है टॉप लेवल, वो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके बनाता है, यानी बिजनेस स्ट्रेटेजी जो होती है इन्फ्लुएंस होती है किससे? हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट से। ओके, नेक्स्ट, डायरेक्ट फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। ये जितने भी हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जो भी हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसी स्ट्रेटेजी के बेस पर हम फ्यूचर के जो डिसीजन हैं वो लेते हैं, यानी फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली हेल्प करती है आपकी क्या? स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट इज प्रोवाइड ब्रॉड काउंटर्स। लीजिए भाई, ये जो स्ट्रेटेजी होती है ये ऑर्गेनाइजेशन का ब्रॉड कॉन्सेप्ट, यानी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल तक जा सकती है, क्या डिसीजन मैक्सिमम ले सकती है, ब्रॉड काउंटर्स का यानी उसकी रूपरेखा बताता है कि कंपनी किसी अपने टारगेट को, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसका ब्रॉड कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजी डिस्प्ले ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिटी। देखिए, स्ट्रेटेजी से ही ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी का पता चल जाता है। जैसे देखिए, अभी कोरोना चल रहा है तो पतंजलि वालों ने वो एक दवा बना दी है, ठीक है, तो वो बना दी उन्होंने, तो अब देखिए इससे ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी का पता चल रहा है कि नहीं चल रहा, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है? लोगों का भला करना चाहती है और साथ ही साथ प्रॉफिट भी कमाना चाहती है, ठीक है, पब्लिक सर्विस करना चाहती है। उन्होंने कोरोना के इलाज के लिए, कोरोना की वैक्सीन के लिए पीएम राहत कोष में पैसे भी, यानी पीएम केयर फंड में पैसे भी डोनेट किए। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन की पूरी स्ट्रेटेजी को देखते हैं तो हमें ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी के बारे में भी पता चल जाता है। सो स्ट्रेटेजी डिस्प्ले करती है ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी। नेक्स्ट इज मेजर डिसीजन टेकन। भाई स्ट्रेटेजी जो बनाई जाती है वो क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। स्ट्रेटेजी क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है तो ये बनाया क्यों जा रहा है? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सो ऑब्जेक्टिव कोई छोटी चीज थोड़ी है, ये तो बहुत बड़ी चीज होती है। सो जितने भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जितने भी बड़े डिसीजन लिए जाते हैं वो आपके किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? स्ट्रेटेजी के ऊपर बेस्ड होते हैं। ओके, ये थी हमारी क्या? स्ट्रेटेजी।
अब हम आगे देख लेते हैं। आगे आती है क्या? पॉलिसी। पॉलिसी क्या है? कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है तो उसके रेस्पॉन्स में ऑर्गेनाइजेशन का क्या रिएक्शन होगा, और वी कैन से जनरल रेस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा सामान उधार बेचती है और उसका बैड डेट होता जा रहा है, तो अब कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि भाई अब हम उधार सामान नहीं बेचेंगे। उनके सामने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई कि भाई हम लोग अब उधार नहीं बेचेंगे। उधार नहीं बेचोगे तो भैया आपने लिख दिया नो क्रेडिट। तो ये क्या हो गई? उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जनरल रेस्पॉन्स, जिसको हम क्या नाम देंगे? पॉलिसी। कई जगह लिखा रहता है आज नकद कल उधार, नो क्रेडिट पॉलिसी, फिक्स प्राइस। व्हाट इज दिस? दीज आर द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी होती है वो बेसिकली डिपेंड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई सेल तो बढ़ानी है, साथ में हमें बैड डेट को भी रिड्यूस करना है, तो इसके लिए वो नो क्रेडिट पॉलिसी बना सकते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि भाई हम अपने कंज्यूमर को बार्गेनिंग की फैसिलिटी नहीं देंगे, सेल बढ़ाएंगे लेकिन बार्गेनिंग नहीं करेंगे, तो वो फिक्स प्राइस वाली पॉलिसी अडॉप्ट कर सकती है। सो जो पॉलिसी होती है वो बेस्ड होती है किसके ऊपर? हमारे ऑब्जेक्टिव के ऊपर। नेक्स्ट इज गाइड्स मैनेजर्स टू इंप्लीमेंट डिसीजन। पॉलिसी, एक ऑर्गेनाइजेशन की जब भी पॉलिसी बनाई जाती है तो जो मैनेजर होता है अपनी उसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हुए ही वो क्या करता है? सारे के सारे डिसीजन लेता है। अब ऑर्गेनाइजेशन ने नो क्रेडिट की पॉलिसी अपना ली, तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कस्टमर कहता है भाई सेल तो करवा देंगे आपकी, या हम सामान तो आपसे ज्यादा खरीद लेंगे लेकिन उधार लेंगे, तो वहां मैनेजर को यह पॉलिसी उसकी गाइड करती है कि देखिए हम आपको उधार नहीं दे सकते। सो मैनेजर को गाइड करती है पॉलिसी, सो दैट वो इंप्लीमेंट कर सके उस डिसीजन को जो ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है। ये ऑर्गेनाइजेशन का ब्रॉड पैरामीटर दिखाती है। ये भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या दिखाती है? ब्रॉड पैरामीटर, कि भाई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को किस तरीके से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फेस करेगी। ये क्या है? ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का अपना वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम, ठीक है। और वी कैन से ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड पॉलिसी। और पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन एक ही बार बनाती है, उसी को बार बार यूज कर सकती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है प्रोसीजर। भाई प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर होते हैं स्टेप्स। किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए जो रिक्वायर्ड स्टेप्स होते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही एडवांस में स्टेब्लिश करके रखती है कि भाई प्रॉब्लम आएगी तो उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स लेंगे, ठीक है। सो रिक्वायर्ड स्टेप्स established in advance to handle the problem is called procedure। देखिए ये किसी काम को करने के लिए भी हो सकता है कि भाई हमें कोई पर्टिकुलर काम करना है, तो उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए क्या रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं वो तो पहले ही बनाने पड़ेंगे ना। हमें प्रॉब्लम आएगी तब बनाएंगे क्या स्टेप्स? नहीं। सो ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए अगर एडवांस में कुछ स्टेप्स को एस्टेब्लिश कर लेती है तो उसी को क्या बोलते हैं हम? प्रोसीजर। सो बेसिकली प्रोसीजर क्या है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, कि भाई क्या क्या स्टेप्स हमें लेने हैं और किस ऑर्डर में लेने हैं। प्रोसीजर किसके लिए होता है? उन लोगों के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम करते हैं। सो ये किसके लिए है? इनसाइडर्स के लिए है। अब देखिए स्टेप्स, प्रोसीजर क्या है? स्टेप्स। पहले हमें यहीं आना पड़ेगा, फिर हम यहां जाएंगे, फिर हम यहां जाएंगे। सो ये क्या है? ये आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताता है कि भाई काम को अगर करना है तो पहले क्या स्टेप होगा, फिर क्या स्टेप होगा। सो प्रोसीजर बेसिकली आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि भाई आपको कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में। सो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता देता है स्टेप्स का। नेक्स्ट इज प्रोसीजर। प्रोसीजर जो बनाया जाता है वो किस लिए बनाया जाता है? आपके प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए ही ऑर्गेनाइजेशन एडवांस में स्टेप्स
बता देती है, स्टेप्स जो है वो स्टेब्लिश कर लेती है। चलिए ये था हमारा क्या प्रोसीजर। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है क्या, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेथड। चलिए भाई, किसी भी रूटीन जॉब को करने का एक फॉर्मल तरीका होता है, उसी फॉर्मल तरीके को हम क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। और मेथड बार बार सेम भी हो सकता है। ओके, सो फॉर्मलाइज्ड वे ऑफ डूइंग रूटीन जॉब इज कॉल्ड मेथड। अब क्या फीचर है मेथड की, भाई अगर मेथड कंपनी ने स्टैब्लिश कर लिया सो एम्प्लॉय के माइंड में कोई डाउट नहीं रहता। अब अगर डाउट नहीं रहेगा तो सब लोग एम्प्लॉय जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे, अपने एक्शन को सही से परफॉर्म करेंगे और उन सबके काम में यूनिफॉर्मिटी भी आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मेथड आपने डेवलप कर लिया तो आपके प्रोडक्शन करने की जो टेक्निक है वो स्टैंडर्डाइज भी हो जाएगी और सिंपल भी रहेगी, क्योंकि मेथड आपको पता है, आपके एम्प्लॉयज को पता है, तो सिंपली उस काम को कर पाएंगे। सो जो टेक्निक होगी काम को करने की वो स्टैंडर्डाइज भी बन जाएगी और साथ ही साथ वो सिंपल टेक्निक भी हो जाएगी, क्योंकि सबके माइंड में क्लैरिटी रहेगी, कोई डाउट नहीं आएगा। नेक्स्ट इज मेथड में ध्यान दीजिए, मेथड एक्ट एज गाइड ऑफ एक्शन फॉर एम्प्लॉय। भाई मेथड एम्प्लॉयज को पता है, तो जब एम्प्लॉय को पता है तो उनको एक गाइडेंस मिल जाती है कि भैया आपको काम कैसे करना है, काम का तरीका क्या है। सो मेथड एक्ट एज गाइड ऑफ एक्शन फॉर एम्प्लॉय। अगर मेथड क्लियर है, एम्प्लॉयज के दिमाग में कोई डाउट होगा नहीं, सिंपल हो जाएगी टेक्निक प्रोडक्शन करने की। इससे क्या होगा, आपका समय भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे और एम्प्लॉयज के जो एफर्ट हैं वो भी वेन नहीं होंगे, वो भी व्यर्थ नहीं होंगे। सो क्या है मेथड इज फॉर्मलाइज्ड वे ऑफ डूइंग रूटीन जॉब्स। अब चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रूल्स क्या है, स्पेशल एक्शन और नॉन एक्शन ऑफ एम्प्लॉय। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है, ये पहले से डिटरमाइन कर दिया जाता है, उनको बता दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है। सो इसी को क्या बोलते हैं हम, रूल। और रूल एक बार बना देते हैं तो बार बार वही चलते रहते हैं। सो बेसिकली रूल की फीचर क्या है, रूल क्या है, हमारे कोड ऑफ कंडक्ट, हमें किस तरीके से बिहेव करना है ये बताते हैं। हमें ये बताते हैं भाई ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। रूल जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, उनमें चेंज करना पॉसिबल नहीं होता और इनको फॉलो करना कंपलसरी है भाई, ये कंपल्सिव इन नेचर होते हैं। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आप पेनलाइज किए जाओगे, आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, आपको पनिश भी किया जा सकता है, ठीक है। और सबसे सिंपल प्लान है, इसमें कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं है, रूल बना दिया, रूल सभी के लिए होगा, सेम होगा। सो ये सबसे सिंपलेस्ट प्लान माना जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट इज प्रोग्राम। अब प्रोग्राम क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए क्या पॉलिसी, क्या प्रोसीजर और क्या रूल बनाए गए हैं। सो द कॉम्बिनेशन ऑल ऑफ दीज इज कॉल्ड प्रोग्राम। इन सब के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड रूल इज कॉल्ड प्रोग्राम, ठीक है जी। ओके, प्रोग्राम में देख लेते हैं फीचर्स क्या क्या होती हैं। प्रोग्राम क्या बताता है, डिटेल्ड स्टेटमेंट बताता है। भाई मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, उसको पूरा करने के लिए क्या पॉलिसी है, क्या प्रोसीजर है, कौन सा काम पहले होगा कौन सा बाद में, अगर काम सही से नहीं होगा तो जो भी गलती करेगा उसके ऊपर क्या रूल अप्लाई किए जाएंगे। तो ये भाई पूरा का पूरा क्या हो गया, एक डिटेल्ड स्टेटमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, ऑब्जेक्टिव्स का, पॉलिसीज का और प्रोसीजर्स का और साथ ही साथ रूल्स का। ये सारी चीजें मिलकर के ही क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। इनके बीच में कॉमा आना चाहिए, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल। नेक्स्ट इज प्रोग्राम। वेरियस एक्टिविटी के लिए हम अलग प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। कोई डिफरेंट प्रॉब्लम आएगी तो हम डिफरेंट टाइप का प्रोग्राम स्टेब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट इज, अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम बना के चलती है
यानी वो उसको मालूम है उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, वो उसने उसके लिए पॉलिसी बनाई है, प्रोसीजर बनाया और रूल्स भी बनाए हैं, तो आपकी जो वर्किंग होगी वो क्या हो जाएगी, सिस्टमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि सबको पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या पॉलिसी है, क्या रूल अप्लाई होंगे और काम कैसे होगा। सो सिस्टमेटिक हो जाएगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग। इंक्लूड एंटायर जिमट ऑफ एक्टिविटीज। देखिए इसमें एक्टिविटीज का पूरा हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा इंक्लूजन होता है, पूरा का पूरा क्या बोलते हैं उसको, जिमट, जिमट मतलब होता है एक मतलब झुंड टाइप का, मतलब यहाँ सारी की सारी आपके ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स सब इकट्ठे हो जाते हैं। सो वी कैन से इट इंक्लूड्स द एंटायर जिमट ऑफ एक्टिविटी, यानी सारी के सारी जितनी भी चीजें होती हैं सारी यहाँ इंक्लूड कर ली जाती हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, बजट। बजट क्या होता है भाई, बजट एक स्टेटमेंट है किस चीज का, एक्सपेक्टेड रिजल्ट का, आगे आने वाले वर्ष में, आगे आने वाले मंथ में, आगे आने वाले वीक में आपको कितना पैसा खर्च करना, आपके पास कितना पैसा आएगा, इसका आप एक स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं, जो आपको आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट को क्या करना पड़ता है, कैसे बनाना पड़ता है, न्यूमेरिकल टर्म्स में बनाना पड़ता है। सो बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। सो ये था आपका बजट। अब बजट की फीचर्स देख लेते हैं। बजट इज ए स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एंड कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बजट बनाया है, अरे इवन आपने अपने घर के लिए भी अगर बजट बनाया है, तो फिर आप देखोगे वो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हो, अपने एक्चुअल रिजल्ट को मेजर कर सकते हो और इसके साथ, इस बजट के साथ उसको कंपेयर कर सकते हो। सो बजट आपके एक स्टैंडर्ड के रूप में काम करेगा, ताकि आप क्या कर सको, इसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सको। बजट आपके फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर को क्वांटिफाई करके बनाया जाता है। यानी अभी हमने बताया था कि भाई एक्सपेक्टेड क्या है, अगले आने वाले वीक में, मंथ में जो एक्सपेक्टेड है उसको हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल टर्म्स में लिख देते हैं। सो ये ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स को क्वांटिफाई करता है। नेक्स्ट इज, ये कौन बनाएगा भाई, मैनेजर्स बनाएंगे, ठीक है। बजट बेसिकली बजट जो बनाता है वो टॉप लेवल मैनेजर्स ही बनाते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग डिवाइस। अगर आपने प्लानिंग यानी बजट आपने बनाया ही नहीं, तो फिर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, अपने जितने भी हमने स्टैंडर्ड बनाए होते हैं, जितने भी हमने प्लान बनाए होते हैं, उन्हीं स्टैंडर्ड के साथ अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। सो अगर आपने स्टैंडर्ड बनाए हैं, आपने बजट बनाया है, तभी तो कंट्रोलिंग हो सकती है। सो बजट एक्ट एज ए कंट्रोलिंग डिवाइस। ओके, सो ये था बजट। चलिए अब इनमें आपस में कुछ कंफ्यूजन भी होता है, इस कंफ्यूजन को भी दूर कर लेते हैं। कुछ बच्चों को समझ नहीं आती है कि भाई पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है। चलिए देख लेते हैं पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव्स में क्या डिफरेंस हो सकता है। चलिए, पॉलिसी क्या है, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका है। और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एंड रिजल्ट, कि भाई क्या करना है, लास्ट में हमें क्या चाहिए। सो दोनों अलग हैं। पॉलिसी डिस्क्राइब करती है कि काम को कैसे करना है, जबकि ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि क्या करना है। पॉलिसी बताती है कि भाई ऑब्जेक्टिव जो हैं उनको अचीव करने का तरीका क्या होगा, मोड क्या होगा, जबकि ऑब्जेक्टिव क्या बताते हैं कि हमारी प्लानिंग जो है वो कहाँ खत्म होगी, किस ऑब्जेक्टिव पर खत्म होगी, किस काम पर खत्म होगी। नेक्स्ट इज, पॉलिसीज आर फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। हर लेवल का मैनेजर अपनी पॉलिसीज बना सकता है, जबकि जो ऑब्जेक्टिव है वो कौन बनाता है, सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल ही उसको डिटरमाइन करता है। अब डिफरेंस देख लेते हैं पॉलिसी और प्रोसीजर का। पॉलिसी तो क्या है कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसको टैकल करने का खुद का ऑर्गेनाइजेशन का वे क्या है, वो तो हुई पॉलिसी। तो फिर प्रोसीजर क्या है, रूटीन जॉब को या किसी काम को करने का स्टेप बाय स्टेप ही क्या है, प्रोसीजर है। सो प्रोसीजर आर स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ डूइंग ए जॉब, यानी स्टेप बाय स्टेप वे ही क्या कहलाता है, प्रोसीजर।
अब पॉलिसी क्या है? पॉलिसी आर गाइड टू थिंक फॉर डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करती है, जबकि प्रोसीजर काम को करने में आपको गाइड करता है कि काम कैसे करना है। पॉलिसी आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जो होता है उसके बेस पर पॉलिसीज बनाई जाती है, जबकि जो प्रोसीजर होते हैं उसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाए जाते हैं। पॉलिसी रिजिड होती है, और अगर हम प्रोसीजर देखें तो इसके मुकाबले, पॉलिसी के मुकाबले कम रिजिड होता है, क्योंकि प्रोसीजर में हम स्टेप्स को थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, बट पॉलिसीज में कोई चेंज नहीं किया जा सकता। अगर हम प्रोसीजर से कंपेयर करें तो पॉलिसी ज्यादा रिजिड है और प्रोसीजर कम रिजिड है। नेक्स्ट इज पॉलिसीज आर एक्सप्रेस्ड इन जनरल टर्म्स, हम पॉलिसीज को जनरल टर्म्स में स्पेसिफाई करते हैं, जबकि जो प्रोसीजर है वो स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं कि भाई आपको पहले ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है। सो ये पॉलिसीज तो हम जनरल टर्म्स में यूज करते हैं, जबकि प्रोसीजर हम स्पेसिफिक टर्म्स में यूज करते हैं। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोसीजर और मेथड का डिफरेंस। तो प्रोसीजर क्या था? प्रोसीजर तो सीक्वेंस है, स्टेप्स है कि भाई जॉब को परफॉर्म करना है, काम को परफॉर्म करना है तो कौन कौन से स्टेप आपको कैसे कैसे फॉलो करने हैं। जबकि मेथड क्या है? रूटीन जॉब को, रिपीटेटिव जॉब को करने का फॉर्मलाइज्ड वे। दोनों में देखिए कंफ्यूजन हो सकता है, ये सीक्वेंस बता रहा है, स्टेप्स बता रहा है, और मेथड में भी क्या है? मेथड में भी काम को करने का फॉर्मलाइज्ड वे ही है। सो दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इस कंफ्यूजन को ऐसे दूर करते हैं। प्रोसीजर आपका ज्यादा रिजिड होगा, बट मेथड हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। ओके, फिर प्रोसीजर हेल्प करता है पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में, जबकि मेथड जो होते हैं वो स्टैंडर्डाइजेशन और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, किसकी? एक्टिविटी की। अब थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। प्रोसीजर आपको क्या बताएगा कि भाई इंपॉर्टेंट जॉब को करने के लिए क्या स्टेप्स होंगे, जबकि मेथड क्या बताएगा? रूटीन और रिपीटेटिव जॉब को करने का फॉर्मलाइज्ड वे क्या होगा। यहां से डिफरेंस इसका क्लियर हो जाता है कि सीक्वेंस बेसिकली प्रोसीजर बेसिकली इंपॉर्टेंट जॉब्स के लिए डिसाइड होते हैं, जबकि मेथड रूटीन और रिपीटेटिव जॉब के लिए डिटरमाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन पॉलिसीज एंड रूल्स। पॉलिसीज और रूल्स में क्या डिफरेंस है? पॉलिसी क्या है? एक जनरल स्टेटमेंट, रूल क्या है? एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट। पॉलिसी गाइड करती है डिसीजन मेकिंग के लिए, थिंकिंग के लिए। रूल बताता है भाई क्या तुम्हें कैसे बिहेव करना है। रूल ये बताता है कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना है। पॉलिसी बताती है कि भाई जो करना है वो डिफरेंट सिचुएशन में किस किस तरीके से करना है। पॉलिसी कम रिजिड है, रूल तो बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, ये किसी के लिए चेंज नहीं होते। पॉलिसी ऑफ गिविंग एडमिशन, ये एक एग्जांपल हुआ। नो स्मोकिंग क्या है? रूल, अगर स्मोकिंग करोगे ऐसी जगह पर, ऑफिस प्रेमिसेस के अंदर करोगे स्मोकिंग, तो आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जाएगी। सो ये डिफरेंस हो गया इनका। अब रूल और मेथड में भी डिफरेंस देख लेते हैं। रूल क्या है? नॉर्म्स कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेथड क्या है? फॉर्मलाइज्ड वे, रूटीन जॉब को करने का। रूल क्या होते हैं? स्पेसिफिक और रिजिड। मेथड क्या होते हैं? स्पेसिफिक, लेकिन ये चेंज हो सकते हैं। सो ये फ्लेक्सिबल हैं। रूल इंप्रूव करते हैं एम्प्लॉय के बिहेवियर को, उसे बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। मेथड क्या बताता है? मेथड ब्रिंग क्वांटिटी इंप्रूवमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन। मेथड अगर आप सही से फॉलो करोगे तो आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज हो जाएगा और आपकी जो क्वांटिटी है वो भी ज्यादा हो जाएगी, प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। यानी क्वांटिटी और इंप्रूवमेंट को लेकर आता है, स्टैंडर्डाइज कर देता है आपके प्रोडक्ट को। कौन? मेथड। लास्ट है क्या? रूल अगर फॉलो नहीं होगे तो पेनल्टी लगेगी, मेथड फॉलो नहीं होंगे या चेंज कर दिए गए तो वार्निंग मिलती है, पेनल्टी नहीं मिलती। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी। इसमें भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि स्ट्रेटेजी बेसिकली क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, जबकि पॉलिसी क्या होती है? सिंगल प्लान। ठीक है जी, पॉलिसी क्या है? एक सिंगल प्लान, और स्ट्रेटेजी क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। पॉलिसी तो सिंपल है कि भाई नो क्रेडिट,
उधार नहीं देना हमें, तो नहीं देना तो नहीं देना। स्ट्रेटेजी क्या है, काम को करना है तो उसके लिए क्या क्या सीक्वेंस होना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। सो एक बड़ा बड़ा प्लान होता है, जबकि पॉलिसी एक छोटा प्लान होता है। ये बनाया तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जाता है, लेकिन सिंगल तरीके का ये प्लान होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी। इट इज फॉर्मुलेटेड फॉर सॉल्विंग चैलेंजेस और अनफोर्सीन प्रॉब्लम, यानी ऐसी प्रॉब्लम जो आपने अभी देखी नहीं है या ऐसे चैलेंजेस जो आपने अभी देखे नहीं है, उनको सॉल्व करने के लिए फॉर्मलाइज्ड वे ही क्या होता है, स्ट्रेटेजी। जबकि पॉलिसी क्या है, रूटीन फंक्शन को कैरी आउट करने का एक फॉर्म है कि भाई कैसे रूटीन वर्क को करना है। भाई डेली सेल होगी, नो क्रेडिट पॉलिसी, फिक्स प्राइस, ये क्या है, ये आपकी पॉलिसी है। ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रेटेजी। हर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए अलग स्ट्रेटजी कंपनी अडॉप्ट कर सकती है, जबकि पॉलिसी उसकी कॉमन हो सकती है। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजी का जो नेचर है वो एडहॉक होता है, टेम्परेरी होता है। प्रॉब्लम के साथ हम स्ट्रेटेजी को चेंज कर सकते हैं, जबकि जो पॉलिसी होती है वो परमानेंट होती है, उसको हम चेंज नहीं करते। स्ट्रेटेजी एलोकेट ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज, यानी स्ट्रेटेजी ह्यूमन पर, अदर रिसोर्सेज पर, सभी के ऊपर लगाई जाती है और सभी की हेल्प से बनाई भी जाती है। जबकि जो पॉलिसी है इट यूजेस द रिसोर्सेज फॉर डिसीजन मेकिंग, ये आपकी हेल्प करती है किस चीज में, डिसीजन मेकिंग में। सो ये था हमारा प्लानिंग चैप्टर की सारी प्रोसेस, देन डिफरेंट टाइप के प्लान। अभी 2020-21 में जो हमारा सिलेबस आया है चेंज हो करके, उसमें प्रोसीजर तक है, यानी क्या क्या है हमारी इस प्लानिंग में, प्लानिंग का मीनिंग, प्लानिंग की फीचर्स, इम्पोर्टेंस, इसके अलावा प्लानिंग का जो हमने आज पढ़ा था प्रोसेस, वो है। ये सारे प्लान को सिंगल यूज, स्टैंडिंग यूज और जितने भी हमने डिफरेंट प्लान पढ़े, इनको 20-21 के सिलेबस में से हटा दिया गया है। ओके, थैंक यू।